नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 4 साल के अंदर भारत का संविधान कई मायनों में काफी बदल गया था। आज हम 1988 से 1992 के उसी दिलचस्प दौर में चलेंगे जब भारत के भविष्य को शेप देने वाले कुछ सबसे अहम संवैधानिक बदलाव हुए थे। तो चलिए इसकी शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक वोट, दिल्ली की सरकार और सामाजिक न्याय, इन तीनों में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो ये सब बिल्कुल अलग अलग लगते हैं, है ना? पर इसका जवाब 1988 से 1992 के बीच हुए उन्हीं संवैधानिक संशोधनों में छिपा है। आप देखिए, ये दौर संवैधानिक गतिविधि से एकदम भरा हुआ था। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे एक के बाद एक कई संशोधन किए गए। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इन बदलावों का असल में मतलब क्या था। तो हमारा पहला पड़ाव है लोकतंत्र का विस्तार। चलिए देखते हैं कि कैसे इन संशोधनों ने आम लोगों की भागीदारी को और बढ़ाया और उनकी आवाज को ज्यादा ताकत दी। देखिए, 61वें संशोधन ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त बदलाव किया। इसने वोटिंग की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी। जरा सोचिए, सिर्फ इस एक कदम ने भारत के करोड़ों नौजवानों को देश का भविष्य तय करने की प्रक्रिया में सीधे शामिल होने का अधिकार दे दिया। ये लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में सच में एक क्रांतिकारी कदम था। और हाँ, लोकतंत्र के विस्तार की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 70वें संशोधन के जरिए दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों को भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने का हक मिला। इसका सीधा सा मतलब था कि अब देश के राष्ट्रपति को चुनने में और ज्यादा नागरिकों की आवाज शामिल हो गई थी। लेकिन ये संशोधन सिर्फ वोट देने के अधिकार के बारे में नहीं थे। इनका एक बहुत बड़ा मकसद सामाजिक न्याय भी था। चलिए देखते हैं कि कैसे इन बदलावों ने समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करने की कोशिश की। 62वां संशोधन इसी दिशा में एक बहुत ही अहम कदम था। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। ये दिखाता है कि देश अफर्मेटिव एक्शन की नीतियों को जारी रखने के लिए कितना कमिटेड था। अच्छा, 65वां संशोधन एक बड़ा ही दिलचस्प इंस्टीट्यूशनल बदलाव दिखाता है। देखिए, पहले क्या था कि SC/ST समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सिर्फ एक ही स्पेशल ऑफिसर होता था। लेकिन इस संशोधन ने उस एक ऑफिसर की जगह एक पूरी संस्था बना दी, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। जाहिर है, ये एक ज्यादा मजबूत और असरदार व्यवस्था थी। सामाजिक न्याय का एक और पहलू जुड़ा है जमीन के सुधारों से। 66वें संशोधन ने भूमि सुधार से जुड़े 55 कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया। अब ये 9वीं अनुसूची एक तरह की सेफ्टी शील्ड जैसी है। इसका मतलब ये था कि इन कानूनों को अदालतों में आसानी से चैलेंज नहीं किया जा सकता था, जिससे जमीनी स्तर पर सुधारों को लागू करना आसान हो गया। इसके बाद हम आते हैं शासन की कुछ उन मुश्किल चुनौतियों पर जिनसे उस दौर में निपटा गया। इसमें राज्यों में स्थिरता बनाए रखने से लेकर हमारी राष्ट्रीय राजधानी के दर्जे को फिर से डिफाइन करना सब कुछ शामिल था। अब आगे के संशोधनों को समझने के लिए पहले राष्ट्रपति शासन को समझना जरूरी है। ये संविधान का आर्टिकल 356 है, जो कुछ खास हालात में केंद्र को किसी राज्य का शासन सीधे अपने हाथ में लेने की शक्ति देता है। मतलब चुनी हुई राज्य सरकार सस्पेंड हो जाती है और कंट्रोल सीधे केंद्र के पास चला जाता है। उस दौर में पंजाब एक बहुत मुश्किल समय से गुजर रहा था। अस्थिरता का माहौल था। इसीलिए 64वें, 67वें और फिर 68वें संशोधन के जरिए वहां राष्ट्रपति शासन की अवधि को बार बार बढ़ाया गया ताकि स्थिति को संभाला जा सके। ये संशोधन उस समय की गंभीर चुनौतियों को साफ साफ दिखाते हैं। और अब बात करते हैं एक बहुत ही ऐतिहासिक संशोधन की, 69वां संशोधन। इसने भारत की राजधानी दिल्ली की पूरी शासन व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस एक संशोधन ने दिल्ली को अपनी खुद की एक विधानसभा और अपनी एक चुनी हुई सरकार दी। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक खास दर्जा मिला। आसान शब्दों में कहें तो इसने दिल्ली को एक तरह से आधे राज्य का दर्जा दे दिया, जो आज भी इसकी यूनिक शासन व्यवस्था का आधार बना हुआ है। चलिए अब हमारे विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो कानून और अर्थव्यवस्था से जुड़े संशोधनों के बारे में है। इसमें इकोनॉमिक पॉलिसी से लेकर लीगल प्रोसेस तक के अहम बदलाव शामिल हैं। 60वें संशोधन ने राज्यों को ज्यादा रेवेन्यू जुटाने में मदद की।
इसने प्रोफेशनल कर यानी प्रोफेशनल टैक्स की ऊपरी सीमा को 250 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर सीधा 2500 रुपए कर दिया। ये एक जरूरी इकोनॉमिक एडजस्टमेंट था जो राज्यों की वित्तीय हालत को बेहतर बनाने के लिए किया गया था। लेकिन क्या हर प्रस्तावित संशोधन कानून बन जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम एक ऐसे संशोधन की बात करेंगे जो अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सका। 63वां संशोधन इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये राजनीतिक सहमति न बन पाने के कारण पास नहीं हो सका, और ये हमें याद दिलाता है कि संविधान में कोई भी बदलाव एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसके लिए एक वाइड एग्रीमेंट की जरूरत होती है। तो इस पूरे दौर को समेटते हुए हम क्या कह सकते हैं? ये 4 साल भारत की बदलती जरूरतों और उस समय की प्राथमिकताओं की एक एकदम साफ तस्वीर पेश करते हैं। तो चलिए कुछ सबसे असरदार संशोधनों पर एक क्विक लुक डालते हैं। मतदान की उम्र कम करना, SC/ST के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाना, दिल्ली को एक नया प्रशासनिक ढांचा देना और राष्ट्रपति चुनाव में भागीदारी बढ़ाना, ये उस दौर के असली गेम चेंजर्स थे। इन सभी संशोधनों को एक साथ देखें तो कुछ बड़े विचार उभरकर सामने आते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करना, युवाओं को अधिकार देना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटना और राष्ट्रीय राजधानी की विशेष जरूरतों को पूरा करना। आखिरकार ये संशोधन यही दिखाते हैं कि भारत का संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जीता जागता दस्तावेज है जो समय के साथ इवॉल्व होता है, अपने लोगों की उम्मीदों और देश के सामने आने वाली चुनौतियों का जवाब देता है। और ये हमें इस दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है, क्या संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब है या ये एक राष्ट्र का अपने आप से किया जाने वाला एक लगातार चलने वाला संवाद है? इस पर सोचिएगा जरूर।